नमस्कार, मैं विजय कुलवाल स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अनुपात विश्लेषण के अंकित प्रश्नों को 1 से 8 तक हल कर लिया था। आज हम इस अध्याय का अंतिम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अंकित प्रश्न संख्या 9 और 10 की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित सूचनाओं से प्रतिअंश अर्जन, प्रतिअंश लाभांश भुगतान अनुपात की गणना कीजिए। यानी तीनों ही अनुपात विनियोग विश्लेषण अनुपात के आपसे पूछे गए हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से कौन कौन से अनुपात निकालने हैं? प्रतिअंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर, प्रतिअंश लाभांश, डिविडेंड पर शेयर और लाभांश भुगतान अनुपात यानी कि डिविडेंड पेमेंट रेशो। सूचनाएं कुछ इस तरीके से हैं। कर व ब्याज से पूर्व का लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट भी घटा हुआ नहीं है और टैक्स भी घटा हुआ नहीं है, 5 लाख रुपए। दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट का अमाउंट है 2 लाख रुपए। कर के लिए आयोजन, आपको अपने प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगाना है। रोकी गई आय, एक नया शब्द स्टूडेंट्स आपके लिए आया है, रोकी गई आय। इसका मतलब यहां पर यह है कि संस्था ने जितना भी लाभ कमाया है उसमें कंपनियां क्या करती हैं, अपने अंशधारियों को लाभांश देती है। लेकिन ऐसा आपको पहले भी बताया गया है कि कंपनी पूरा लाभ अंशधारियों में वितरित नहीं करती है, बल्कि उसका कुछ भाग रोक लेती है और कुछ भाग वितरित कर देती है, और जिसे वितरित करती है उसे लाभांश कहते हैं। तो यहां रोकी गई आय आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ये वो आय है जो कुल आय में से रोकी गई है और शेष को अंशधारियों में वितरित किया गया है। समता अंश पूंजी 10 रुपए प्रति अंश में विभाजित और कुल पूंजी 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं छपे हुए हैं, लेकिन यहां पर ये 3 लाख रुपए की कुल पूंजी है, तभी जाकर आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आप सभी इसे ऐड कर लीजिएगा, बुक में ये छपने से रह गया है। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रतिअंश अर्जन। प्रतिअंश अर्जन के अगर फॉर्मूले की बात करूं, अर्निंग पर शेयर के फॉर्मूले की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो प्रॉफिट चाहिए वो आफ्टर टैक्स चाहिए। तो आइए सबसे पहले उसी की गणना करते हैं। आपको जो 5 लाख का प्रॉफिट है उसमें 2 लाख रुपए सबसे पहले आप ब्याज घटाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके पर आप 30% की दर से कर लगाएंगे, जैसे कि इसमें सूचनाएं दी गई है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया गया है 5 लाख, इंटरेस्ट आपको दिया गया है 2 लाख, वो आप इसमें से लेस कर दें। और जब 5 लाख में से आप 2 लाख को घटाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका जो बचेगा वो बचेगा 3 लाख। कर की दर दी गई है 30%, 3 लाख का 30% होता है 90,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचेगा वो बचेगा 2,10,000 रुपए, यानी कर के पश्चात कंपनी के पास 2,10,000 का लाभ है। अब कंपनी इसमें सबसे पहले अंशधारियों, कौन से अधिमान अंशधारियों को लाभांश देगी, उसके बाद जो बचेगा उसमें से कंपनी कुछ रोकेगी और कुछ समता अंशधारियों को दिया जाएगा। लेकिन अगर यहां बात की जाए तो क्वेश्चन की पूंजी संरचना में जो सूचनाएं हमें दी गई है उसमें कहीं पर भी अधिमान अंशधारियों की सूचना नहीं दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की पूंजी संरचना में अधिमान अंश नहीं है। इसका मतलब ये जो 2,10,000 रुपए प्रॉफिट आपने आफ्टर टैक्स फाइंड आउट किया है, ये पूरा का पूरा समता अंशधारियों का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। फर्स्ट, अर्निंग पर शेयर, जिसे आप शॉर्ट में ईपीएस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड स्टूडेंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा फॉर्मूला ध्यान रहे। हालांकि इसमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं होगा क्योंकि कंपनी की पूंजी संरचना में ही प्रेफरेंस शेयर नहीं है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,10,000 है,
प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है तो आप इसे नील या शून्य लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर स्टूडेंट्स 30,000 आएगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। आपको पता है कि कंपनी की कुल पूंजी 3 लाख है और एक अंश का मूल्य यहां बताया गया है 10 रुपए, तो 3 लाख में 10 का भाग देकर अंशों की संख्या आप निकाल लें जो कि 30,000 अंश होंगे। तो जब आप इसे हल करते हैं स्टूडेंट्स तो ये उत्तर निकल कर आता है 7 रुपीज पर शेयर, यानी कि यहां पर प्रति अंश की जो कमाई है वो 7 रुपए है। दूसरे अनुपात की अगर हम बात करें तो दूसरा अनुपात इन्होंने पूछा है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर यानी प्रति अंश लाभांश। इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, यानी कि आपने साल के दौरान इक्विटी शेयर को कितना लाभांश दिया वो कुल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें भी आपको प्रति अंश लाभांश निकालने के लिए अंशों की संख्या का भाग देना होगा। अगर देखा जाए तो सामान्य सी गणित है, अर्निंग पर शेयर का मतलब एक अंश की कमाई, तो हमने 2,10,000 रुपए कुल कमाए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने एक अंश के लिए कितने कमाए, तो यहां पर हमें अंशों की संख्या का भाग देना होगा, तो 7 रुपए पर शेयर निकल कर आ गया, यानी यहां पर इस कंपनी ने अपने अंश के लिए 7 रुपए कमाए हैं। अब 7 में से कितने बांटे, यानी एक अंश पर कितना बांटा, वो निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं। अब कंपनी ने अपने समता अंशधारियों के लिए यहां पर 2,10,000 रुपए कमाए हैं, और आपको पता है यहां पर लाभांश की दर नहीं बताई है समता अंशधारियों की, लेकिन रोकी गई आय बताई है 60,000 रुपए। यानी कंपनी ने जितना कमाया उसमें से 60,000 रुपए रोककर बाकी शेष राशि जो है वो पूरी की पूरी लाभांश के रूप में बांट दी। तो 2,10,000 कमाया, उसमें से 60,000 रोका। इसका मतलब स्टूडेंट्स कंपनी ने कितना लाभांश समता अंशधारियों को बांटा, 1,50,000 रुपए बांटा। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, यदि कंपनी की पूंजी संरचना में प्रेफरेंस शेयर होते तो पहले उनका लाभांश घटाते, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर नहीं है इसलिए नहीं घटाया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया, 1,50,000। एक बार फिर बताना चाहूंगा 2,10,000 में से रोकी गई आय 60,000 को अलग किया है। इसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे कितना, 30,000 का, तो ये आ जाएगा 5 रुपीज पर शेयर। अब तक के जो 2 अनुपात आपने निकाले, अर्निंग पर शेयर जो वो ये बताता है कि एक अंश पर कंपनी ने कितना अर्जित किया, दूसरा आपने निकाला डिविडेंड पर शेयर जो ये बताता है कि एक अंशधारी को कितना लाभांश बांटा, और तीसरा अनुपात डिविडेंड पेमेंट रेशो, इन दोनों से मिलकर ही बनता है कि जिसमें जितना कमाया उसमें से कितना बांटा, उसका प्रतिशत निकालना ही डिविडेंड पेमेंट रेशो है। यानी कि यहां पर आपने 7 रुपए कमाए और 5 रुपए बांटे, तो वो 7 रुपए जो हैं जो 5 रुपए जो हैं वो 7 रुपए का कितना प्रतिशत है, कुल कमाई गई आय का कितना प्रतिशत बांट दिया गया, ये ही डिविडेंड पेमेंट रेशो है। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे अनुपात की। डिविडेंड पेमेंट रेशो, जिसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100 है। स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, अर्निंग पर शेयर में इंटू 100 नहीं लगाया जाता, डिविडेंड पर शेयर में इंटू 100 नहीं लगाया जाता, लेकिन यहां पर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। आपने कितना डिविडेंड दिया, 5 रुपए, कितना कमाया था, 7 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 71.43 के आसपास। यानी आपने 71% आय अंशधारियों में वितरित कर दी। तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ डिविडेंड पेमेंट रेशो। अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का लास्ट एंड फाइनल प्रश्न, उसके बाद आपका अनुपात विश्लेषण पूर्ण रूप से कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 10, आपको निम्न सूचनाएं दी जाती है
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, परचेज 3 लाख, चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके 20,000 बता रखा है और ओपनिंग का अमाउंट 60,000 और क्लोजिंग का अमाउंट 40,000। तो स्टूडेंट्स यहां पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, और जब ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालते समय जोड़ा जाता है। ये आपको मैंने सिखाया है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालते समय घटाया जाता है, क्योंकि मैं यहां पर आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि उसने परचेज को, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तीनों को जोड़ के ये 4 लाख जो निकाले हैं ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, और फिर 6 लाख में से 4 लाख घटा के इसने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है। ये दे रखी है आपको प्रश्न की सूचना। और आगे क्या दे रखा है आपको, बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें शेयर कैपिटल 4 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, 10% डिबेंचर 1 लाख है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख और 1 लाख है, करंट नॉन करंट असेट्स 5 लाख है, करंट असेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अनुपात जो इन्होंने पूछे हैं और जनरल रिजर्व और रिजर्व की सूचना दे रखी है। ऊपर दी गई सूचनाओं के आधार पर गणना कीजिए कौन कौन से अनुपात, चालू अनुपात, तरल अनुपात, स्वामित्व अनुपात, ऋण समता अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात और सकल लाभ अनुपात। लगभग आपसे 8 अनुपात अलग अलग तरीके के पूछे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशो की। करंट रेशो की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब तो आपको रट जाना चाहिए, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और बैलेंस शीट की तरफ देखता हूं तो 3 करंट असेट्स हैं जिसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और 2 करंट लायबिलिटीज है। तो आइए पहले करंट असेट्स की ही गणना कर लेते हैं। करंट असेट्स में इन्वेंट्री जो कि 40,000 दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल जो कि 2,60,000 दे रखे हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि दे रखे हैं 2 लाख। और इसका जब आप योग लगाते हैं तो ये योग आता है 5 लाख। करंट लायबिलिटी की अगर बात करें स्टूडेंट्स हम, तो करंट लायबिलिटी में 2 लाख के ट्रेड पेबल हैं और 1 लाख की अदर लायबिलिटीज है। तीन लाख। साथ ही साथ यहां पर इन्होंने त्वरित अनुपात भी पूछा है, तो हम लिक्विड असेट्स भी निकाल लेते हैं। लिक्विड असेट्स में हमें क्या करना है, केवल हमें इन्वेंट्री को शामिल नहीं करना है। तो लिक्विड असेट्स में क्या क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि 2,60,000 प्लस 2 लाख, तो आपकी लिक्विड असेट्स हो गई 4,60,000। और आइए अब दोनों रेशो काउंट कर देते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। पहले बात कर रहे हैं करंट रेशो की। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। दी गई वैल्यूज पुटअप कर दें। करंट असेट्स आपकी 5 लाख है, करंट लायबिलिटीज आपकी 3 लाख है, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये लगभग 1.66 आ रहा है, तो 1.67 अनुपात 1 लगभग आपके आएगा। दूसरा अनुपात है लिक्विड रेशो, जिसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स की अगर बात की जाए तो 4,60,000, करंट लायबिलिटीज की अगर बात की जाए तो 3 लाख, और जब आप इसे हल करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 1.53:1। और अनुपातों की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या क्या पूछा है। अगला अनुपात इन्होंने पूछा है ऋण समता अनुपात और स्वामित्व अनुपात, यानी प्रॉपराइटरी रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। और ऋण समता अनुपात की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज बटा शेयर होल्डर फंड। तो मैं आपको पहले बैलेंस शीट में ही समझाना चाहूंगा। टोटल असेट्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। टोटल असेट्स हमें पता है 10 लाख है,
शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों को जोड़ लिया जाएगा। और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, आपका नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इनको आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो आइए पहले इनके वर्किंग नोट तैयार करते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल है 4 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख, तो इनका योग हो जाएगा 6 लाख। टोटल डेप्ट अगर अपन निकालें तो डिबेंचर 1 लाख है और करंट लायबिलिटीज टोटल 3 लाख है। इनका टोटल स्टूडेंट्स 4 लाख हो जाएगा। और अब आइए पूछे गए अनुपातों की गणना कर देते हैं। पहला जो तीसरे नंबर का अनुपात है वो इन्होंने पूछा है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड कितना है, 6 लाख। टोटल असेट्स कितनी है, 6 लाख बटा 10 लाख, और ये आता है 0.6:1, 0.60:1 आपका प्रोप्राइटरी रेशो है। नेक्स्ट रेशो की अगर बात की जाए तो डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल डेब्ट जो कि 4 लाख आपने वर्किंग नोट में मालूम किए हैं, अपॉन शेयर होल्डर फंड, क्योंकि ये अनुपात क्या बताता है, ये अनुपात बताता है स्वामियों का और बाहरी जो संपत्ति दायित्व है उनका आपस में क्या अनुपात है। तो ये तो है 4 लाख और ये है 6 लाख। 0.67:1 यानी कि 0.67:1, ये आपका हुआ डेब्ट इक्विटी रेशो। अब अगर और अनुपातों की बात की जाए तो इन्होंने और क्या पूछा है, आपका चालू अनुपात हो गया, तरल अनुपात हो गया, स्वामित्व अनुपात हो गया, ऋण समता अनुपात हो गया, स्कंध आवर्त अनुपात, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करूं तो वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 4 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखी है, लेकिन अगर फिर भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आप उससे कर भी वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। 4 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो सब चीजें आपके पास तैयार है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, तो ये आती है 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 अपॉन 2, ये आता है 50,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, एवरेज स्टॉक 50,000, ये आता है आपका 8 टाइम्स। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो इन्होंने जो अनुपात पूछा है वो पूछा है व्यापारिक आवर्त अनुपात, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और इसके अगर सूत्र की बात की जाए तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो स्टूडेंट्स
मैं दोनों ही बातें आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल 2,60,000 हैं जो कि क्लोजिंग है, ओपनिंग यहाँ पर नहीं है। और आपको सिखाया गया है कि यदि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ना दिए जाएं तो एवरेज निकालने की बजाय हम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को काम में ले सकते हैं। दूसरी बात आती है, हमें चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, लेकिन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। और यह भी आपको बताया गया है कि यदि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल ना हो तो आप टोटल रेवेन्यू को ही क्रेडिट रेवेन्यू मान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो। सेवंथ रेशियो जो इन्होंने पूछा है, सिक्स्थ रेशियो, वो पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आप ले लेंगे 6 लाख और क्रेडिट 2,40,000 जो कि आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, जो कि 2,40 नहीं है, 2,60,000। और जब आप इसे हल करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 2.3 टाइम्स, 2.3 टाइम्स ये आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अगले अनुपात की अगर हम बात करें तो अगला इन्होंने पूछा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। परचेज यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो टोटल परचेज है 3 लाख रुपए। इसे ही आप क्रेडिट परचेज मानेंगे। और अगर एवरेज ट्रेड पेबल की बात करूं तो आपके पास ट्रेड पेबल केवल क्लोजिंग है 2 लाख रुपए, इसे आपको क्लोजिंग को ही काम में लेना है, क्योंकि यहां पर एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग ट्रेड पेबल के बारे में कोई सूचना हमें नहीं दे रखी है। तो आइए इसे हल करते हैं। नेट क्रेडिट परचेज 3 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ये आएगा आपके 2 लाख। और इसका जो उत्तर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आएगा 1.5 टाइम्स, जबकि आपके पाठ्य पुस्तक में इसका उत्तर 2 टाइम्स दिया हुआ, जो गलत है। कैलकुलेशन करते समय हो सकता है उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रख दिया हो, लेकिन ट्रेड पेबल की गणना करते समय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं बल्कि क्रेडिट परचेज रखा जाता है। तो इसका आंसर 1.5 टाइम्स ही ठीक है। एंड अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल रेशो, सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो सब चीजें आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100. Gross profit that is 2 लाख, net revenue from operation 6 लाख into 100, और ये आता है स्टूडेंट्स 33.33%। इसी के साथ आपका अनुपात विश्लेषण
जो अध्याय है वो पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। और विद्यार्थियों, इस अध्याय को समझने के लिए आपके लिए केवल एक ही राय है कि इसके जो 12 वीडियो बनाए गए हैं, 12 पार्ट बनाए गए हैं, उन्हें आप एक एक कर क्रम से देखें, तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के सभी एग्जाम्पल, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सभी अंकित प्रश्न मिल जाएंगे और आपको ये अध्याय समझने में बहुत ही आसानी होगी। धन्यवाद।